देखो बेटा, 1.5 बिलियन समीकरण क्या है और इसका निगमन हमें करना है, ठीक है ना। तो देखिएगा, बहुत सरल है। किसी अवाष्पशील विलेय के तनु विलयन का परासरण दाब पाई विलयन के परम ताप T के समानुपाती होता है। कितनी सरल परिभाषा। वाष्प दाब पाई परम ताप T के समानुपाती होता है, मतलब पाई इज प्रोपोर्शनल ऑफ T। ये गणितीय रूप, बस इसको हिंदी में लिखना है। पाई क्या है? परासरण दाब, और T क्या है? परम ताप के समानुपाती होता है। ये गणितीय रूप हो गया। अब इसको मैं हिंदी में लिख देता हूं, है ना। लिखो, किसी अवाष्पशील विलय, किसी अवाष्पशील विलय, किसी अवाष्पशील विलय के तनु विलयन। देखो भैया, एक शब्द आया इसमें तनु, है ना। अब विलयन भी दो प्रकार के होते हैं, ये भी देखना, सांद्र विलयन और तनु विलयन। सांद्र विलयन और तनु विलयन, जैसे आपने देखा होगा एसिड देखा, तेजाब, है ना। एक तेजाब ऐसा होता है कि चमड़ी पे जलता है। यहाँ अगर चमड़ी पे, यहाँ पे अगर एक बूंद टपकेगी ना तो इधर छेद करके निकल जाती है। यहाँ पे अगर एक बूंद टपका दिया आपने तो छेद करके निकल जाएगी। उसको कहते हैं सांद्र विलयन। तेजाब कैसा है? सांद्र, प्योर। और एक होता है तनु मतलब उसमें पानी की मात्रा डाल दी। जैसे जो बैटरियों में नहीं भरते हैं, जो किसान टार्च होती है उसमें, जो ट्रैक्टर की इनकी पहले भरते थे, अब तो क्या मालूम भरते कि नहीं, मगर उसमें ना विलयन डाला जाता है, उसमें पानी डाल दिया जाता है, जैसे उसमें पानी की मात्रा बढ़ा देते हैं। अब जैसे अपन अदर एग्जाम, वैसे वो एग्जाम्पल लेना नहीं चाहिए मगर मैं लेके बता रहा हूँ। जैसे लोग वाइन पीते हैं ना, तो बोतल खरीद के लाए, डायरेक्ट अगर उसको पियेंगे तो वो नुकसान करेगी, तो उसमें क्या करते हैं वो, या समझ में आएगी ना, तनु कर देते हैं उसको। क्या करते हैं? तनु कर देते हैं, ताकि भाई छाती में जाके जला नहीं दे, वरना छाती को जला देगी। एसिड है, तेजाब है, वो छाती जला देगी। तो उसमें बोले कम जलाएगी तो फिर भी भैया ना, नुकसान तो फिर भी करेगी। तो किसी अवाष्पशील विलय के तनु विलयन, तनु मतलब उसमें पानी की मात्रा ज्यादा है। ये तनु का मतलब यहाँ पे ये होता है ना, पानी की मात्रा ज्यादा वाला विलयन लेना है। तो किसी अवाष्पशील विलय के तनु विलयन का परासरण दाब पाई विलयन के परम ताप T के समानुपाती होता है। ये गणितीय रूप लिख दिया। अब यहां से समानुपाती का नियतांक हटेगा, समानुपाती का निशान हटेगा, है ना। यहां पे क्या है? पाई प्रोपोर्शनल टी। यहां पर देखिएगा, यहां पर आपका C कांस्टेंट है। C मतलब क्या होता है? C यानी सांद्रण। C स्थिर है। विलयन का जो सांद्रण है ना, वो स्थिर है। उस स्थिति में पाई समानुपाती T, ठीक है ना। अब एक और कंडीशन है, ये तो मैंने ये किसके लिए बताया आपको, ये मैंने 1.5 बिलियन का जो समीकरण है वो इस उद्देश्य पे निर्धारित किया गया है, ठीक है ना। ले, इसका गणितीय रूप मैंने हिंदी लिख दिया, उसका गणितीय रूप लिख दिया। अब यहां पे C स्थिर है और परम ताप T यहां पे अस्थिर है। अगर ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, समझना, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। ताप बढ़ेगा तो परासरण दाब भी बढ़ेगा, ताप घटेगा तो परासरण दाब भी घटेगा, क्योंकि ये दोनों के समानुपाती। इसमें जो ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा। T क्या है? परिवर्तनशील है। मगर
अब हम कर दें कि टी स्थिर है, भैया आपका टी स्थिर है, जो आपका विलियन है ना, उस विलियन, मैंने विलियन कौन सा लिया था, तनु लिया था। अब तनु विलियन नहीं है, अब विलियन की में आप चेंज कर सकते हैं, उसकी सांद्रता को कम ज्यादा कर सकते हैं, मगर टी स्थिर है, कमरा का जो टेम्परेचर है वो स्थिर है। आप कमरे का टेम्परेचर नहीं बदल सकते हैं, मगर सांद्रता कम ज्यादा कर सकते हैं, पानी की मात्रा कम ज्यादा कर सकते हैं, है ना। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, पाई इनवर्स सी सांद्रता के समानुपाती हो जाएगा। अब जो परासरण दाब है वो विलयन की सांद्रता, सी फॉर कॉन्सेंट्रेट सांद्रता और डी फॉर डाइल्यूट तनु, तो सी के समानुपाती हो जाएगा। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को एक साथ लिख देंगे अपन। समीकरण 1 और 2 को अपन एक साथ कैसे बोलेंगे, एक साथ ऐसे बोलेंगे कि पाई समानुपाती सी टी, एक साथ लिख दिया। पाई इसके भी समानुपाती है, पाई इसके भी समानुपाती है, तो पाई इन दोनों के समानुपाती हो जाए, एक साथ लिख दिया। लिख दिया कि नहीं लिख दिया, यहां लिखो समीकरण 1 और 2 से। ये मैंने क्या से करा, ये मैंने समीकरण 1 व समीकरण 2 से करा कि भाई पाई सी और टी के समानुपाती है, ठीक है ना। अब भैया यहां पर मैं समानुपाती का नियतांक हटा दूंगा तो क्या लगेगा, ये निशान हटा दूंगा, समानुपाती का निशान हटाऊंगा तो नियतांक आएगा, क्या आएगा, आर, आर आ जाएगा। समानुपाती हटेगा तो पहले क्या आया था, के आया था, आपने ध्यान रखना, अलग अलग जगह अलग अलग चीज आती है, तो यहाँ आर आ जाएगा, आर सी टी, आर सी टी। तो मैं इसको आर सी टी बोलने में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इसको सी आर टी बोलूंगा। क्या बोलूंगा, सी आर टी। आर को मैं इधर ले लेता हूँ, जैसे होता है कि नहीं 4 गुणित 3 गुणित 5 कितना आएगा भैया, 4 किया 12, 12 पंजे 60, और 3 को इधर ले लूं और 4 को इधर ले लूं तो भी 60 ही आना है। कोई परिवर्तन हुआ क्या, तो वही करा मैंने, आर को इधर ले लिया और सी को इधर ले लिया, नो चेंज। गुणा में कर सकते हैं, गुणा में और जोड़ में कर सकते हैं। चलिए मैंने ऐसा कर दिया, यहां तक बात समझ में आ गई ना आपको। आर क्या है, आर क्या है आपका, गैस नियतांक, गैस नियतांक या स्थिरांक, गैस स्थिरांक कहो या नियतांक, जो आपको लिखना है आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक बात समझ में आ गई ना। इसको समीकरण दे दो 3, इसको समीकरण क्या दे देंगे 3। अब भैया ऐसा है कि C बराबर क्या होता है, सांद्रण। सांद्रण देखिएगा, जो किसी विलयन का सांद्रण मतलब समझते हो, सांद्रण यानी उसमें उसका गाढ़ापन समझो, गाढ़ापन समझो, गाढ़ापन, सांद्रण नहीं समझो आप। सी समानुपाती 1/v, आयतन, आयतन के समानुपाती होता है, यानी कि अगर कोई विलयन है ना, उसमें C उसकी सांद्रता, उसकी सांद्रता उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। सांद्रता आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर आयतन बढ़ा, मतलब आयतन बढ़ा देंगे, मात्रा बढ़ा देंगे, मात्रा बढ़ा देंगे, जैसे इसमें मान लो पानी की मात्रा आपने 1 लीटर की जगह 10 लीटर डाल दिया, तो सी का मान कम होगा कि ज्यादा होगा। V जैसे अभी V बराबर मान लो, देखो V की जगह अगर आपने 1 रख दिया तो C का मान कितना आ गया, 1, है ना। C का मान क्या आ जाएगा, 1। अगर V की जगह आप 1 लीटर की जगह 2 लीटर पानी डाल दिया तो C का मान कितना हो जाएगा, पहले कितना था 1, अब कितना हो गया, आधा ही हो गया। सांद्रता क्या होगी, कम हो गई, मतलब आप पानी की मात्रा बढ़ा रहे तो सांद्रता घट रही है। एक पदार्थ बढ़ाने से दूसरे की मात्रा कम हो जाती है, समझ ना। तो यहाँ पे यही मैं बताना चाहता था कि V का मान बढ़ेगा तो C का मान घटेगा, V का मान बढ़ेगा C का मान घटेगा, व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है ना। चलो अच्छी बात है, ये मुझे बताना था आपको, ये बराबर होता है। तो अब C का मान, C इक्वल टू क्या होता है 1/v,
है ना, चूंकि C इज इक्वल टू क्या होता है, C इज इक्वल टू 1/V होता है, तो C की जगह C का मान यहाँ पुट कर देंगे। C का मान समीकरण 3 में रखने पर, यह लिखो C का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो C का मान हम भैया यहाँ रख देते हैं। देखिएगा आप, बोलो समीकरण 3 क्या थी, बोलना तो बेटा। पाई बराबर CRT। अब C की जगह क्या आ गया, 1/V, है ना, C को उठा दिया, C का मान बिठा दिया, सही है ना। चलो अब क्या करेंगे भाई साहब, नीचे एक तिरछा गुणा करें, तो ये क्या हो गया, पाई V बराबर RT, एक का तो कोई मतलब ही नहीं, पाई V बराबर RT। इसे वांट हाफ आदर्श विलियन समीकरण कहते हैं, लिखो इसे वांट हाफ आदर्श विलियन समीकरण कहते हैं, इसे वांट हाफ आदर्श विलियन समीकरण कहते हैं। तो ये बहुत बढ़िया प्रश्न था जो मैंने आपको बताया, ठीक है ना। चलिएगा अब इसके बाद में हम आते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, अब हम लेते हैं मोल प्रभाज। लिखो बेटा, 2 नंबर में पूछा जाता है, तो 2 नंबर में अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि मोल प्रभाज किसे कहते हैं, है ना। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया, कई बार पूछ लिया इसको। तो मोल प्रभाज कैसे निकाला जाता है, विलियन का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज, है ना। लिखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोल प्रभाज किसे कहते हैं, मोल प्रभाज किसे कहते हैं, मोल प्रभाज किसे कहते हैं। तो ये प्रश्न है आपका, देखिएगा, लिखिएगा उत्तर, किसी विलयन में उपस्थित विलायक या विलेय के मोलों की संख्या, है ना, लिखो, किसी विलयन में उपस्थित, देखो विलयन में 2 ही चीजें उपस्थित होती है, या तो विलायक और विलेय, ठीक है ना। तो किसी विलयन में उपस्थित विलायक या विलेय के मोलों की संख्या को मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोल तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है, मोल प्रभाज कहलाता है, उसे हम मोल प्रभाज कहते हैं भैया। देखिएगा आप, बहुत सरल, बहुत अच्छा प्रश्न। अब विलयन है आपके पास, अब मान लो आपके पास विलयन है, विलयन में विलायक आपका पानी है और विलेय शक्कर है या नमक है ना। तो भैया जो विलायक आपका पानी है, पानी के मोलों की संख्या लिखो यहाँ, विलयन में किसी विलयन में ऐसा लिखो, किसी विलयन में विलायक के मोलों की संख्या, किसी विलयन में विलायक के मोलों की संख्या
कैपिटल एन, वह विलेय, विलेय आपका नमक है, विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या स्मॉल एन है तो विलियन का विलियन के मोलों की कुल संख्या, विलियन के मोलों की कुल संख्या, कुल संख्या क्या हो जाएगी भैया? देखो एन किसके हैं? पानी के, और स्मॉल एन किसके हैं? नमक के, दोनों मिल जाएंगे तो टोटल हो गया आपका एन प्लस एन, टोटल ये। अब वो कहता है भैया कि मोल प्रभाज हमें विलायक का निकालना है। किसका निकालना है? विलायक का मोल प्रभाज। तो विलायक का मोल प्रभाज अपन क्या मान लेंगे? एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा? तो एन कैपिटल, विलायक का क्या माना था अपन ने? कैपिटल एन, कैपिटल एन बटे एन प्लस एन, ये विलायक का। और मुझे विलेय का निकालना है, तो विलेय का एक्स बी, तो विलेय का क्या था? स्मॉल एन, एन बटे एन प्लस एन। देखो क्या है परिभाषा कि किसी विलियन में उसके अवयव दो होते हैं, विलायक और विलेय, दो मेंबर हैं, विलायक और विलेय दोनों मिलकर बनाते हैं विलियन, है ना। तो किसी विलियन के अवयव विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज उस विलियन में विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या और विलियन के कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है। कुल मोलों की संख्या, विलियन के कुल मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या के अनुपात को विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। और इसमें विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या और विलियन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलेय का मोल प्रभाज कहते हैं। बात समझ में आ गई। और मैंने अभी आपको राउल्ट के नियम में बताया था ना, राउल्ट के नियम में मैंने आपको क्या बताया था कि भैया मैंने आपको बोला था कि लिखो, मैंने क्या लिख के बताया था उसमें? राउल्ट के नियम में बताया था मैंने आपको, ये लिखा था, देखो बेटा, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या लिखा था? एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर एक लिखा था ना, है ना। एक कैसे आया देखना, ये कैसे आया, एक कैसे आया वो देखिएगा। एक्स ए का मान बोलो बेटा, एक्स ए कितना है? हाँ, एक्स ए कितना बेटा? ये है ना, यही है ना। तो एक्स ए की जगह मैं लिख देता हूँ कैपिटल एन, फिर क्या है बेटा नीचे? एन प्लस एन। फिर एक्स बी की जगह ये लिखो तो एन, है ना। फिर ये हो जाएगा आपका एक्स ए प्लस एक्स बी, लघुत्तम लेंगे तो दोनों में सेम है ये, तो ये आपका लघुत्तम हो जाएगा, है ना। तो इसमें इसका भाग देंगे, जैसे 2 में 2 का भाग देते तो क्या आता है? 1। ये भी 2 और ये भी 2, तो 1 सेम टू सेम भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 का गुणा इसमें करेंगे तो एन का एन, क्योंकि 1 का गुणा करने से कोई नो चेंज, है ना, प्लस ऐसा इसमें इसका भाग देंगे तो 1 ही आएगा। 1 का गुणा एन में करेंगे तो एन। अब ये दोनों सेम हो गए कि नहीं हो गए, ऊपर नीचे, तो ये कटेंगे, जैसे 2 से 2 कटता है, 2/2 होता है तो क्या होता है? 2 एकम 2, 1 आता है ना, तो 1 आता है। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या आ जाएगा? देखो इधर ये कट गया, 1 आया कि नहीं आया? तो ये मैंने आपको ये बता भी दिया करके कि भाई 1 कैसे आता है, कि भाई जो आपका जो विलियन है उसमें विलायक का मोल प्रभाज प्लस विलेय के मोल प्रभाज का योग 1 के बराबर होता है। उन दोनों के मोल प्रभाजों का योग 1 होता है, ठीक है ना। तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न 2 नंबर में पूछा जा सकता है, इसलिए मेरे को बताना पड़ा। चलिएगा अगला प्रश्न अपन लेते हैं इसी क्रम में। अब हम बात करेंगे, देखो बेटा, जो है ये भी हो गया हमारा,
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब हमारा धनात्मक विचलन वाले विलयन और ऋणात्मक विचलन वाले विलयन में अंतर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, तो इसको भी हम कर ही लेते हैं, है ना। चलो, जिंदगी का सफर, धनात्मक विचलन वाले विलयन, है ना। तो ये लिखेंगे अपन धनात्मक विचलन वाले विलयन, है ना। धनात्मक विचलन वाले विलयन व ऋणात्मक विचलन वाले विलयन में अंतर हमें लिखना है, तो बिल्कुल लिखिएगा आप। यह लिखिए ऋणात्मक, भैया ये खोलना है दरवाजा, खोल दे यार, है ना, दरवाजा खोल दे, पर्दा भी हटा दे, वो पर्दे को दरवाजे के पीछे कर दे। ऋणात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन, और ये जाली वाला भी खोल दे, थोड़ा सा खोल दे, तो गैस निकलती रहेगी। धनात्मक विचलन वाले विलयन, ऋणात्मक विचलन वाले विलयन। चलेगा, पहला ही पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, ये इन विलयनों के आंशिक वाष्प दाबों के मान राउल्ट नियम द्वारा परिकलित मानों से अधिक होते हैं, है ना। इन विलयनों के आंशिक वाष्प दाबों का मान राउल्ट के नियम द्वारा परिकलित मानों से अधिक होता है। लिखो बेटा, इन विलयनों का आंशिक दाब का मान, इन विलयनों का आंशिक दाब का मान राउल्ट के नियम से परिकलित, राउल्ट के नियम से निकाला गया, राउल्ट के नियम से परिकलित मानों से अधिक होता है। ठीक है ना। चलो, अब इसका जस्ट उल्टा है, ये अधिक होता है, ये कम होता है। लिखो, इन विलयनों का आंशिक दाब का मान राउल्ट के नियम से परिकलित मान से कम होता है। सीधा सा अंतर है कि भाई इन विलयनों का जो आंशिक दाब का मान है वो राउल्ट के नियम से परिकलित मान से अधिक होता है और इसमें परिकलित मान से कम होता है। परिकलित मान से अधिक और इसमें उससे कम। चलो, नंबर 2 पे आ जाओ। नंबर 2 पे इसमें एंथैल्पी परिवर्तन पॉजिटिव, धनात्मक होता है। एंथैल्पी परिवर्तन धनात्मक होता है। चाहो तो हिंदी में लिखो, चाहो तो गणित में लिख दो। मैं गणित में लिख दूंगा, हिंदी में लिखने में बहुत लंबा चौड़ा चाहिए। इन विलयन में एंथैल्पी परिवर्तन धनात्मक होता है। इन विलयन में एंथैल्पी परिवर्तन नेगेटिव, या ऋणात्मक होता है। पॉजिटिव, नेगेटिव,
चलिएगा, ये भी हो गया आपका, है ना। अब इसके बाद में आते हैं हम कि ये निम्न क्वाथी एजियोट्रॉप्स बनाते हैं। चौथा लिखो बेटा, तीसरा लिखो, ये निम्न क्वाथी एजियोट्रॉप्स बनाते हैं। ये उच्च क्वाथी एजियोट्रॉप्स बनाते हैं। चौथा आपका है चौथे में इसका उदाहरण लिख देंगे हम CH3CO, CH3CO प्लस CH2, और इसमें लिख देंगे हम CHCl3 प्लस CH3COCH3। ये धनात्मक विलयन और ऋणात्मक विलयन में अंतर मैंने आपको बताया। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो मुझे आपको बताना था, ठीक है ना। देखिएगा, अब इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा है 2018 में पूछा गया, इसको अपन कर लेते हैं क्योंकि जो चीजें पूछी गई उसको तो छोड़ना ही नहीं हमें। लिखो बेटा, निम्न को परिभाषित कीजिए। निम्न को परिभाषित करो। नंबर एक में समपरासरी विलयन, और नंबर 2 में है अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है ना। तो नंबर 1 की बात हम करें, समपरासरी विलयन। समपरासरी विलयन की हम बात कर रहे हैं जब किसी विलयन पर उसके परासरण दाब से अधिक, लिखो, जब किसी विलयन पर उसके परासरण दाब से अधिक बाहरी दाब आरोपित किया जाता है, तो अर्धपारगम्य झिल्ली में से अर्धपारगम्य झिल्ली में से विलायक के अणुओं का विलयन में विलायक के अणुओं का विलयन में
विलायक के अणुओं का विलयन में शुद्ध विलायक में विलयन में प्रवाह होने वाला प्रवाह, विलायक के अणुओं का विलयन में होने वाला प्रवाह प्रतिलोम परासरण कहलाता है। गलत लिखा दिया मैंने आपको ये परिभाषा किसकी लिखा दी मालूम है? ये परिभाषा मैंने दूसरी लिखा दी, प्रतिलोम परासरण की लिखा दी। किसकी लिखा दी? प्रतिलोम परासरण की लिखा दी। प्रतिलोम परासरण की परिभाषा लिख दो यहाँ पे। काटो बेटा, तुम भी सही कर लो यार। अब लिख लिया है तो अपने को लिख ही लो इसको। प्रतिलोम परासरण कहलाता है। प्रतिलोम परासरण कहलाता है। अक्षर मेरे को याद आ गया। चलिए बेटा, इसके बाद में लिखिए नंबर 2 डाल के अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य झिल्ली है ना। अर्ध पारगम्य झिल्ली ऐसी झिल्ली जिसमें से, लिखो बेटा, ऐसी झिल्ली जिसमें से होकर केवल विलायक के अणु, जिसमें से होकर केवल विलायक के अणु ही गुजर सकते हैं, जिसमें से होकर केवल विलायक के अणु पार जा सकते हैं, जबकि विलय के अणु इसमें से नहीं गुजर पाते। जबकि विलय के अणु इसमें से नहीं गुजर पाते हैं। तो ऐसी झिल्ली को हम अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। ऐसी झिल्ली को हम अर्ध पार